बनी हुई है वो सब क्या है, मैटर का पार्ट है, ठीक है। और उसी के अंदर सब्सटेंस और उसी के अंदर एलिमेंट। सब्सटेंस बेटा दोनों हो सकती है, मतलब कि सब्सटेंस क्या हो सकती है बेटा आदित्य, जैसे मैंने ये कहा चौक है, ये सब्सटेंस है, इसका मतलब क्या है, ये किसी एलिमेंट से भी बनी हो सकती है, मतलब ये एलिमेंट भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, सही है नहीं? सबको क्लियर हो गई ये बात? अच्छा। सब्सटेंस हम बोलते हैं, किसी चीज को सब्सटेंस बोलते हैं, यस सर। तो बेटा उसका मतलब उसमें एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी हो गए, ठीक है। चलो, तो यानी कि बेटा एलिमेंट इज ए फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया। चलो, तो अभी बेटा अपने लोग वापस इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ईशान, कैसा होता है एटम का स्ट्रक्चर? ये प्रोसेस बेटा जानने की बहुत ही लंबी प्रोसेस है। अभी देखिए ना चैप्टर में कितने सारे नोट्स आपको दिए हैं। यस दीक्षा, बहुत सारे बेटा नोट्स हैं, बहुत टाइम लग रहा है बच्चों को, तो इतना सब कुछ हुआ है। अभी देखने में सुनने में लगता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने पढ़े हैं पहले भी, कि बहुत आसानी से ये सब चीजें हो गई, लेकिन एक्चुअल में बेटा उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने में समझने में काफी टाइम लगता है। तो उसकी शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? कहाँ से शुरुआत हो रही है? देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से बेटा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा क्या बताती है हमें? अब हम ये पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? बोलो, व्हाट इज एन एटम? एटम कहाँ पर होता है, किसके अंदर होता है? कोई भी बेटा आप बोल सकते हो एलिमेंट जो है, ठीक है। अभी सब्सटेंस बेटा डालते हैं, कोई भी एलिमेंट बेटा किससे बना होता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बेटा। यस और नो? यस आर्यन, ठीक है बेटा, एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो और अच्छे तरीके से, इससे आपको सारी चीजें मैं क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है। पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिमिटेशन पढ़ेंगे, फिर अपने आएंगे कैथोड रेज के ऊपर। कैथोड रेज से बेटा फिर अगला क्या था हमारा? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बाद अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, और फिर हम आएंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है मयूरी? बेटा ऐसे पढ़ाने से, रिवाइज कराने से बहुत बेनिफिट मिलता है, पीछे की सारी चीजें आपको एक बार और क्लियर हो जाती हैं, ठीक है दीक्षा? बोलो बेटा। यस सर। गुड, ठीक है। तो आगे बेटा बताओ आप, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? देखो, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या नाम है बेटा इनका? एटम्स। यही बोला था डाल्टन ने, बोलो, ठीक है। अरे क्या हो बेटा, माइक ऑन क्यों? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटा, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एटम से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। किसी भी एलिमेंट की आप बात कर सकते हो, जैसे मान लो अगर हम इस चौक को अगर कैल्शियम से बना हुआ देखें, तो अगर बेटा ये कैल्शियम से बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे क्या है? कैल्शियम के एटम्स हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद सेकंड पॉइंट बेटा क्या था? इस वर्ड एटम का क्या मतलब बताया था? ये ग्रीक वर्ड, एटम इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब बेटा क्या होता है एक्चुअल में? क्या है बेटा? इंडिविजुअल। एटम का मतलब एक्चुअल में है बेटा ग्रीक, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है इंडिविजुअल, जिसको ब्रेक नहीं कर सकते। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है मयूरी? तो एटम को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, देखना ध्यान से बेटा, एक बार सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। तो डाल्टन के पॉइंट्स बेटा बहुत जरूरी है, और सबसे पहले डाल्टन ही थे बेटा जिन्होंने एटम के बारे में बताया, मतलब कि एटम है क्या, बेसिकली एटम क्या चीज है, एटम की डेफिनेशन अगर पूछे तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया उसको। और उन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है बहुत छोटे
छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है and then these small particles are called atoms. ठीक है, फिर बेटा सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एटम्स हैं ये कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल। अब बेटा इस बात को थोड़ा समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि एटम्स आर इंडिविजुअल तो इसका मतलब बेटा क्या है, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं? मयूरी ऐसा बोल सकते हैं? जैसे इस चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे चौक है मान लो, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये इंडिविजुअल है तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको तोड़ नहीं कर सकता, बिल्कुल सबसे छोटा है, ठीक है, इसके और ज्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हैं बेटा, एटम्स आर इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, ये भी इससे बेटा एक कंक्लूजन निकल सकता है, एटम सबसे छोटे होते हैं, एटम्स आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, smallest particles of an atom of an element, ठीक है। ये बात बेटा समझ में आई सबको? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एटम्स आर इंडिविजुअल या फिर एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब हो गया कि सबसे छोटे, ये डाल्टन थ्योरी है, लेकिन अभी बेटा इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे, एक बार पॉइंट्स सारे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट देखता हूं, थर्ड पॉइंट क्या था, किसको याद है? आर्यन बताओ बेटा, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट बेटा क्या था इसका? Atoms of different elements are different in all. हाँ, गुड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट था बेटा, उसमें था कि अगर कोई एक एलिमेंट के एटम्स की बात करें, जैसे सपोज अगर ये कैल्शियम से बनी हुई है चौक बेटा, तो अगर ये चौक कैल्शियम एलिमेंट से बनी हुई है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। बोलो, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। सारे एलिमेंट बेटा, सारे एटम्स क्या होंगे इसके? एक जैसे होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें, इनका शेप, साइज, ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं बेटा सबका शेप, साइज, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई? जैसे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, है ना? हाँ, सेम हो गई। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं सभी बच्चे? कौन कौन से बेटा? Yes. हाँ, फिजिकल का मतलब है जो बेटा हम देख सकते हैं, ठीक है, जो हम सेंस कर सकते हैं, जिनको मेजर करा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जो जिसमें कोई फिजिकल, मतलब एक तरीके से कोई उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो अगर ये कैल्शियम से बनी हुई है चौक, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बोलूंगा कि इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टियां, इसका जो कैल्शियम का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे अगर मैं इसको हीट करूंगा बेटा तो ये मेल्ट हो जाए, सपोज मान लो ये मेल्ट हो रहा है ना, या फिर ये बॉईल हो रहा है, अगर लिक्विड है तो बॉईल होगा। तो इस तरीके से बेटा ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? किससे रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, या हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर तो एक एलिमेंट के बेटा जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बेटा एक जैसी होगी, ठीक है मयूरी? सबका शेप, साइज, कलर, ठीक है, एक जैसा होता है। तो हम बोलेंगे ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास, ठीक है, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। वो आइडेंटिकल होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज बेटा क्या होंगी? सारी एक जैसी होंगी। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, यू कैन राइट इट सिमिलर, ठीक है बेटा, सिमिलर भी हो सकता है या
आइडेंटिकल भी हो सकता है। ऑल द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में बेटा मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ गई प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फिजिकल प्लस केमिकल दोनों लिखते हैं। चलो ये पॉइंट बेटा सबको समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट, हाँ किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सबका शेप साइज कलर, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद दिस एलिमेंट, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट, सब चीजें एक जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये डाल्टन के पॉइंट्स थे। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या बताया था डाल्टन ने, आर्यन ने बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे बेटा, अलग अलग अगर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो बेटा एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी आपस में क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। मतलब कि जैसे ये सपोज मान लो एक चौक है, अभी इसको हमने देखा था कैल्शियम से बनी हुई है। अगर ये बेटा चौक कैल्शियम से बनी हुई है और अगर मान लेते हैं एक डस्टर है हमारे पास, वो आयरन से बना हुआ है या किसी और सब्सटेंस से बना हुआ है, तो इन दोनों के बेटा एटम कैसे होंगे, आपस में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। समझ गए? कहने का मतलब बेटा क्या है, देखो सिंपल सा कि कैल्शियम का एटॉमिक मास अलग होगा, प्रॉपर्टीज में सब चीजें आती हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक, हाँ, या इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है। रिएक्शन बेटा किससे अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कोई दूसरा सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है आर्यन, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंट ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बेटा रिएक्ट with atoms of different elements, sorry, react with have different property। इनकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें बेटा फिजिकल भी हो गई और केमिकल भी हो गई, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हुए बेटा, ये 4 पॉइंट्स हुए। एक पॉइंट और है इसके बाद, क्या था, कौन बता सकता है, आर्यन, एक और पॉइंट है बेटा, क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये एलिमेंट्स के जो एटम्स है बेटा, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, यस, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड, ओहो, नहीं कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे बेटा। कंपाउंड वो अभी समझाता हूँ आपको, वो एक्चुअल में क्या होता है। देखो उसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, एक होमो एटॉमिक बोलते हैं, एक हेटेरो एटॉमिक होते हैं, वो भी समझाता हूँ। देखो कोई भी एटम बेटा, जैसे एक से ज्यादा एटम है, मान लो 2 या 3 या जितने भी एटम्स हैं, आपस में बेटा कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम्स अगर आपस में कंबाइन होंगे बेटा, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम अगर आपस में कंबाइन हुए तो क्या बनाएंगे आर्यन, एक H2 H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अभी बच्चों को ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं बता देता हूं। तो बेटा H2 भी मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, H2 क्या है, H2 मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। मतलब कि इसके अंदर बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन हुए हैं। और कभी भी अगर, हाँ एक तो ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, इसी तरीके से बेटा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, यस और नो। तो अगर बेटा हाइड्रोजन के, हाँ जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वैसे ही एक और मॉलिक्यूल ले लो आप, ऑक्सीजन ने ऐसे बताया। तो अगर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन H2O बनेगा, H2O मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, कुछ डिफरेंस है दोनों में। इनको क्या बोलते हैं, याद करो,
अगर इन दोनों को बेटा डिफरेंस पूछूं मैं आपसे H2O2 मॉलिक्यूल्स में और इस वाटर के मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे बताओ? इसको हम किस तरह का मॉलिक्यूल बोलते हैं? होमोएटॉमिक। पढ़ा बेटा 9th में लिखा देखो, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक बोलते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट। होमो का मतलब बेटा क्या होता है? हर जगह साइंस में कहीं पे भी होमो आ गया तो होमो का मतलब क्या है? होमोजीनियस, होमोएटॉमिक, होमोलॉगस सीरीज पढ़ा था 10th क्लास में कार्बन कंपाउंड्स में। होमो का मतलब क्या होता है? आर्यन, बस अपने दिमाग में सेव कर लो। होमो मतलब एक जैसे, सिमिलर। और हेट्रो का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो बहुत ही बेसिक चीज है बेटा। होमोएटॉमिक का मतलब हुआ इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर बेटा एक ही एलिमेंट के एटम्स हों। क्या हो बेटा? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ वन एलिमेंट। हाइड्रोजन लेते तो जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 कैसे बना है? H+H, एक हाइड्रोजन का एटम और एक और हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन हो गए, क्या बना दिया? H2 मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरीके से बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गए। तो हम अगर पूछे आपसे, अगर कोई पूछे आपसे कि ये H2O2 क्या है, तो H2O2 बेटा क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल में भी कौन सा टाइप का? होमोएटॉमिक। ठीक है, क्लियर बेटा? इसी तरीके से दूसरा वाला हेटेरोएटॉमिक, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम बेटा जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक तरह का वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, आगे बेटा समझ में? अब आप लोग जो कंपाउंड और एलिमेंट में कंफ्यूजन रहता है वो भी बहुत ज्यादा है, उसका भी एक तरीका है। देखो एलिमेंट बेटा, देखो बेसिकली क्या है एलिमेंट के अंदर, क्या होते हैं? सबसे बेसिक पार्टिकल्स क्या होंगे? एलिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मयूरी अभी पढ़ा। अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो बेटा उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स। क्या बोलते हैं बेटा सबसे छोटे पार्टिकल को? एटम्स। ठीक है, अभी देखो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जो अपना कंपाउंड है, कंपाउंड एक्चुअल में मतलब क्या है? कंपाउंड बेसिकली बेटा क्या है? कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट अगर बेटा आपस में रिएक्शन करके कोई फिक्स रेशो में अगर कंबाइन हो जाए, ठीक है, और फिक्स रेशो में कंबाइन होकर बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाए, एक पार्टिकल बनाए, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उस पार्टिकल को, सब्सटेंस को तो बोलेंगे कंपाउंड, और इस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा H2O मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच में, कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ, ऐसे सबसे बेसिक किस चीज की होती है? एटम किससे कनेक्टेड है? एक एलिमेंट के साथ। ठीक है मयूरी? तो अगर बेटा हम किसी एटम को देखें, सॉरी किसी एलिमेंट को देखें, जैसे अगर मान लो कैल्शियम की बात करें, तो इसके अंदर अपने को क्या दिखाई देंगे? कैल्शियम के एटम्स दिखाई देंगे लाइन से लगे हुए। ठीक है? ठीक है पूजा? और अगर बेटा अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे, जैसे वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड है, या शुगर मॉलिक्यूल है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना? H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी हो सकता है। उनके अंदर बेटा आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? एक्चुअल में उसमें एटम्स होंगे क्या? एटम होंगे उसके अंदर या नहीं? बस ये बताओ मुझे। जैसे H2 है, इसके अंदर क्या चीज है? कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1। बेटा अब यहाँ पर आपको एटम्स नहीं दिखेंगे, समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ पर बेटा कैसे दिखेंगे आपको? देखो अगर आप माइक्रोस्कोप से उसे देखोगे, नीट लाइट से तो दिखते नहीं है, बहुत छोटे हैं। इस तरीके के आपको अरेंजमेंट दिखेंगे, देखो इस तरीके से, समझे मेरी बात? और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हाइड्रोजन के अंदर देखोगे तो इस तरह के आपको एटम्स दिखेंगे। ये क्या है बेटा? ये एटम्स कहलाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बेटा एटम जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं एलिमेंट के, और एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल्स के।
सॉरी कंपाउंड्स के, अगर कोई भी कंपाउंड है तो बेटा उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, मॉलिक्यूल्स को इस तरीके के। समझ रहे मेरी बात, सबको आ गई समझ में या किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन sir. है? अब कोई भी बच्चा एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर उसमें बिल्कुल मत होना, सॉल्यूशन में भी, ठीक है, अभी वो और बताता हूँ, ठीक है। एक और डिफरेंस है बेटा, एलिमेंट जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और बेटा वो रिएक्शन नहीं करे हुए, वो एक तरीके से बस क्या है, लाइन से लगे हुए बेटा, इस तरीके से लाइन से लगे हुए। और बेसिकली H2O बना कैसे है, केमिकल रिएक्शन से बना है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट थे, ठीक है बेटा, इन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। और ये एलिमेंट्स हमेशा किस रेशो में कंबाइन करते हैं, वो रेशो क्या होती है, Rn कैसी होगी बेटा वो रेशो, क्या आर्बिट्रेरी होती है, किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट बेटा कभी भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी रेशो हमेशा क्या होती है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, एक जैसी होती है। 2:1. अरे अरे अरे, मैं तो एक बस आपसे एक डेफिनेट बेटा वर्ड की बात कर रहा था, डेफिनेट रेशो बेटा। Yes, हाँ sir. तो ठीक है, वो देखो अभी किस किस की रेशो याद रखोगे, दो तीन की तो याद रख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपने याद कर ली वाटर के केस में, ठीक है। ऐसी अमोनिया के केस में होती है 14:7 और सॉरी 14:3, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रेशो आपस में 14:3। इसी तरीके से बेटा बहुत जो भी कंपाउंड बन रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कोई भी कंपाउंड बन रहा है बेटा, उस कंपाउंड में एलिमेंट्स की रेशो हमेशा क्या होगी, कंबाइनिंग एक डेफिनेट रेशो होगी। मेन चीज ये है, एक सिंपल होल नंबर रेशो होती है, डेफिनेट रेशो होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेशो में कंबाइन करो और आपको जो है मर्डर मिल जाए। जैसे आपने अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम या ऑक्सीजन 10 ग्राम लिया तो बेटा एक रेशो में कंबाइन होंगे आपस में, ठीक है, लग रही ना, आगे बेटा चीज समझ में, एक डेफिनेट रेशो Yes, का sir. मतलब अगर 1:1 में हो रहे हैं तो 10:10 में होंगे, ठीक है। अगर मान लो 2:1 है तो क्या होगा, 5 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो बेटा कहीं ना कहीं आपस में इनकी जो रेशो होती है वो डेफिनेट होती है, बस इतना जान। चलो अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, चलो आ जाओ, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट तो बेटा लिखा है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, ठीक है, एटम्स होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं डाल्टन, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये सही है आज की डेट में? अभी आज तो हम सब जानते हैं कि बेटा एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो यही बात हुई उस टाइम पर बेटा जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने को नोबेल प्राइज भी मिला था अपनी इस डिस्कवरी के लिए, अपनी इस थ्योरी के लिए। लेकिन बेटा क्या हुआ, जैसे जैसे और डिस्कवरियां होने लग गई, किसकी डिस्कवरी हो गई, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है इसमें, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा कौन से होते हैं, सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसके आगे सब लग जाता है वो क्या चीज होती है, बहुत ही सिंपल चीज है, एटम से छोटा. एटम से छोटा, बिल्कुल। यानी बेटा एटम की यूनिट्स हो गई, एटम के अंदर होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं जैसे इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो बेटा किसी भी वर्ड के आगे अगर सब लग रहा है तो उसका मतलब है उससे छोटे पार्टिकल। तो अब आप खुद देखो बेटा, डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जब बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, मतलब कि सब एटॉमिक कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन सब की डिस्कवरी होने लग गई थी। तो जब बेटा इनकी डिस्कवरी हो गई, जब लोगों ने वेरीफाई कर दिया, थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने बता दिया, न्यूट्रॉन चैडविक ने बता दिया, तो कहीं ना कहीं बेटा ये थ्योरी क्या हो गई, ये पॉइंट क्या हो गया, डाल्टन का गलत हो गया है नहीं। डाल्टन तो बोल रहे थे कि सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेटा एटम जो है वो तो इंडिविजुअल है नहीं है, एटम्स इंडिविजुअल, उनको डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं आयरन,
और डिवाइड करके अपने को क्या मिल जाएगा उसके अंदर अपने को दिखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तीनों चीजें दिखती हैं। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट गलत हो गया, बोलो। ठीक है, यस सर। Yes. तो उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट बेटा लिमिटेशन में कन्वर्ट हो गया। सेकंड पॉइंट जो था डाल्टन का, वो किसमें हो गया, लिमिटेशन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि डाल्टन बोल रहे थे कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब डिस्कवरी हो गई सबएटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल थे, इनकी डिस्कवरी के बाद क्या हुआ बेटा, ये बात साबित हो गई कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सबको बेटा, ठीक है। आदित्य आया बेटा समझ में? यस सर। इसी तरीके से बेटा अगर देखिए ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, एक जैसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एक जैसी प्रॉपर्टीज होती है, ये डाल्टन का कहना था, लेकिन क्या वाकई में था? इसके लिए बेटा कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल था? आर्यन कौन सा फैक्टर था बेटा? पढ़ चुके हो आप लोग, जल्दी बताओ। इसकी वजह से हुआ ये, किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? आइसोटोप। आइसोटोप। गुड, आइसोटॉप्स की बेटा डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स लेड टू दिस पॉइंट रॉन्ग। ठीक है, इसकी वजह से ये जो बेटा जो डाल्टन का पोस्टुलेट था वो गलत हो गया। क्या था इसमें, कैसे समझो? आइसोटॉप्स बेटा क्या चीज होते हैं? व्हाट आर आइसोटॉप्स? बोलो। आइसोटॉप्स बेटा कैसे होते हैं? हाइड्रोजन का केस याद रखो। ये देखो, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass. सेम एलिमेंट के होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होता है। सेम एलिमेंट को कम करेंगे तो एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर की वैल्यू देखो बेटा तीन होती है, अलग अलग है। ये तीन आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। क्या क्या नाम बताया था बेटा इनका परीक्षित? इनका बेटा क्या नाम था? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। गुड, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम है। इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। प्रोटेरियम, ठीक है, सॉरी प्रोटियम, फिर ड्यू मतलब दो, ड्यू बोलते हैं ना, दो के लिए, और ट्राई यानी कि ट्राई जिसके आगे लग जाता है, तीन के लिए आता है। तो बेटा साइंस में चीजें ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इन तीनों अगर आइसोटॉप्स की बेटा बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी पहले, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। ये तीन आइसोटॉप्स होंगे बेटा। एक आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर भी है, हाइड्रोजन, पता है सबको? केमिस्ट्री मैंने बताई थी, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है मयूरी। कौन कौन सी बेटा केमिस्ट्री है? तीन बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया उसको। क्या नाम थे आर्यन? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक, फिजिकल। गुड गुड। अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा बेटा, इसलिए मैंने बताया। और ये भी बताता हूँ किसमें क्या पढ़ेंगे, अभी इंटरेस्ट जनरेट होगा आपका। देखो केमिस्ट्री बेटा अब तक जो पढ़ के आ रहे थे उसको तीन हिस्सों में अगर हम बांटें तो बेटा एक है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, एक है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक। अब तीनों का मतलब समझ लो क्या है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, यानी अभी तो हमने पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन देख रहे थे, मोलैरिटी, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर इस चैप्टर के अंदर आप एटम के बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हो। ये केमिस्ट्री बेटा इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है मयूरी, फिजिकल केमिस्ट्री होती है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब बेसिकली है, इस केमिस्ट्री के अंदर आप बेटा केमिस्ट्री का वो हिस्सा पढ़ते हो जो फिजिक्स के साथ साथ चलता है, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीजें आएंगी इसमें एक साथ। इसलिए आपने देखा होगा चैप्टर के बीच में कहीं कहीं पर फिजिक्स की चीजें भी मैं बताता हूँ, जैसे वेव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट होता है। सबको पता है बेटा वेव के बारे में पढ़ना, फिजिकल, हाँ फिजिक्स में होता है। अभी आप पढ़ोगे भी 11th-12th क्लासेस में फिजिक्स में है। इसके अलावा बेटा देखो और चीजें आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी थी, याद है चैप्टर में? तो क्वांटम मैकेनिक्स बेटा किस तरह का है? मैकेनिक्स मतलब कि क्या हो गया, फिजिक्स में चले गए हम, मोशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, कैसे जा रहा है,
ठीक है, कैसे ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, मोमेंटम आ गया उसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये सब फिजिक्स की चीजें हैं बेटा। तो केमिस्ट्री का वो हिस्सा है ये, वो केमिस्ट्री है जिसमें आप फिजिक्स भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, दोनों को इकट्ठा होकर समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो बेटा आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके आगे बेटा देखो क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ने के बाद आपको एटम की प्रॉपर्टी पता चलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी पता चलेंगी बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो बेसिक अपने को पता चलेगा। उसके बाद बेटा देखो आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके बाद बेटा थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 7 तक जितने भी है वो सारे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। थर्ड चैप्टर बेटा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने मयूरी, एटम्स को कैसे क्लासिफाई किया है, सॉरी एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, अगर ग्रुप वाइज करें तो ग्रुप बहुत सारे होते हैं, है ना, वो सब चीजें आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। इंटरेस्ट बेटा बनाओ थोड़ा सा और आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद बेटा देखो इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी तो बेटा हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तो बेटा आपको एटम का पता चलेगा, फिर चैप्टर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, एक मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, कैसे बेटा अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के शेप होते हैं। जैसे अगर बात करें वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है तो 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा अपने, ठीक है, ये सब चीजें बेटा कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, एक अपना कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है, याद है सबको, एक और बॉन्ड होता है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा चैप्टर 5 का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लिक्विड्स की पढ़ेंगे, गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम गैसेस की प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ेंगे। चैप्टर 6 पर आओगे बेटा तो उसको बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नई चीज है, आपने पहली बार कभी पढ़ी नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो वो भी पढ़ेंगे। चैप्टर 7 फिर है बेटा एक, उसके बाद है इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इस चैप्टर के बाद फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वो भी नई चीज है आपके लिए, इक्विलिब्रियम नहीं पता, और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी अपनी, ऑर्गेनिक कौन सी होती है, आर्यन क्या पढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनिक में, किसके कंपाउंड्स बोलो। 10th क्लास में भी एक चैप्टर था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, याद है। तो कार्बन कंपाउंड्स को बेटा हम अलग से पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड के लिए केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, बोलो मयूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक सोचने की बात है मयूरी कि बेटा कार्बन के एलिमेंट्स को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं, ठीक कह रहा हूं मैं। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे बेटा कि किस तरीके से कार्बन बाकी एलिमेंट से अलग है, बता सकता है कोई अभी, बोलो एक दो चीजें बताओ। शेयर भी नहीं, किसका बेटा, एक तो रिपीट करो क्या बोला आपने, हाँ बेटा कौन कौन, हाँ कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, यस गुड, टेट्रावैलेंसी है। अब टेट्रावैलेंसी बड़ी ही अजीब चीज है, क्यों, मतलब बाकी एलिमेंट्स के हिसाब से बेटा देखें तो अलग है, कैसे आपको समझो। जैसे जनरली किसी की वैलेंसी बेटा क्या होती है 1 2 3, ठीक है, अगर किसी की वैलेंसी 1 2 3, इसका मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, या तो 1 होगा या फिर 7 होंगे, है कि नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वैलेंसी का मतलब यही होता है ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
लेकिन कार्बन के साथ बेटा बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है, क्योंकि कार्बन क्या करता है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। आर्यन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं कार्बन के, लाखों, ठीक है, लाखों करोड़ों भी जा सकते हैं, इतने कंपाउंड्स हैं। ऐसा क्यों करता है वो, किस तरीके से कर पाता है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, कि उसके पास क्या है बेटा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एक तो सेल्फ कंबाइनिंग एबिलिटी, आपस में जुड़ जाने की एबिलिटी, लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन, है कि नहीं? पढ़ेंगे ये, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा उसको अलग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है वो केमिस्ट्री का, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा, केमिस्ट्री में अलग डिवीजन करना पड़ा, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे? चैप्टर 12 आपका बेटा है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस। अभी तो आपने सिर्फ इतने ही पढ़े थे, एक्चुअल में बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देखिए अपने आसपास हम कौन कौन से यूज करते हैं, अभी देखो जैसे अभी बहुत चल रहा है, एक कहते हैं कि सैनिटाइजर जिसको बोलते हैं। सैनिटाइजर बेटा बेसिकली क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, समझ रहे सभी बच्चे? आर्यन, फर्टिलाइजर्स में आपने सुना होगा यूरिया, फर्टिलाइजर में यूरिया होता है, या डीडीटी सुना है, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन, बहुत बड़ा मतलब कंपाउंड है इसका नाम, ये भी बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अपने आसपास हम सब जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो परफ्यूम हम यूज कर रहे हैं, जो परफ्यूम बेटा यूज करते हैं वो क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, समझ रहे सभी बच्चे? तो बेटा हाँ, इसी तरीके से एक और देखो, एक अपनी आजकल आप लोगों को पता होगा कोरोना वैक्सीन के बेटा चल रहा है, तो ये वैक्सीन बेसिकली ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। या टैबलेट्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, पैरासीटामोल जैसे है, ठीक है, या बेटा अगर देखो अपना ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, जिसको यूज करते हैं, तो ये सारी बेटा जो चीजें हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेटा। आर्यन क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एक कहीं ना कहीं एटम कहाँ है, कार्बन का मेन एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा कार्बन की चेन से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल सबसे ज्यादा डिस्कवरी जो हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो रही है। और बेटा इसके बाद अगर बात करें, एक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बेटा क्या पढ़ेंगे मयूरी, कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, सबको अगर हम पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी आज आप देखना अपनी एनसीईआरटी बुक्स में बेटा, देखना चैप्टर्स को क्लासिफाई करना। आर्यन क्लासिफाई किया बेटा चैप्टर्स को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, देखो बताओ, चैप्टर्स के नाम पता है किसी को? थोड़ा चैप्टर्स के बारे में तो पता होना चाहिए। जैसे देखो उसमें एक चैप्टर है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन बेटा किस पे पढ़ोगे आप, कौन सी केमिस्ट्री हो गई? इनऑर्गेनिक बेटा, इनऑर्गेनिक हो गई, खाली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो। ऑर्गेनिक में बेटा कार्बन के साथ जितने एलिमेंट हैं उनके साथ जो कंपाउंड बनते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं खाली हाइड्रोजन की बोलूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक में डिवाइड करते थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरीके से है। तो ये सब बेटा किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आपको बताना जरूरी था सबको कि बेसिकली केमिस्ट्री है क्या, आगे हम पढ़ते चले जाएं और चीजें हमें ना पता हो चैप्टर्स के बारे में तो क्या फायदा, ठीक है। आर्यन अब सबको क्लियर हो गया, तीनों चीज समझ में आ गई? चलो तो वापिस आ जाओ उठकर एटम के स्ट्रक्चर पर। चलो बहुत आगे चले गए, अब बताओ बेटा 4th पॉइंट की बात करते हैं। हाँ आइसोटॉप्स बेटा 3rd पॉइंट एक बार क्लियर कर दो कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स में बेटा इस पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ा। आइसोटॉप्स बेटा किस तरह के, आइसोटॉप किस तरह के एटम्स थे, एक एलिमेंट को बिलोंग करते थे। आयुष ठीक है, ठीक है। अजय बेटा न्यू स्टूडेंट है क्या आप? अजय
अजय बेटा रिप्लाई करो। माइक ऑन करो एक बार। पॉइंट 3 बेटा देखो, तो एक्चुअल में बेटा आइसोटोप्स किस तरह के एटम्स हैं, एक ही एटम को बिलोंग करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मास डिफरेंट डिफरेंट हो गए। हाइड्रोजन की तीनों एटम्स हैं, ये तीनों की तीनों क्या है, ये रहे, ये तीनों एटम बेटा देखो, ये आइसोटॉप्स हैं ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तीनों आइसोटॉप्स हैं, एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं ना, हाइड्रोजन को करते हैं, लेकिन फिर भी इनके मासेस बेटा अलग अलग आ रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है दीक्षा बेटा, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बेटा क्या कहा उन्होंने कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक जैसी। लेकिन एक्चुअल में आइसोटॉप्स तो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। साक्षी है या नहीं, बोलो जल्दी बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? डाल्टन ने बेटा ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स जो है वो एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इंक्लूडिंग देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन एक्चुअल में बेटा एटॉमिक मास क्या निकला आइसोटॉप्स का, एक ही एलिमेंट को बिलोंग करने के बावजूद अलग अलग है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, डाल्टन का ये पॉइंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, विच रीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस पॉइंट, ये गलत हो गया, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। इसी तरीके से आपको लिखना है कि आइसोटॉप्स की डिस्कवरी की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तफसील कुछ समझ में आ रहा है बेटा, रिवीजन ही चल रहा है अपना पीछे का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें, कई सारी चीजें आप भूल जाते हो, कंफ्यूजन रहता है, इसलिए। ठीक है तफसील, रिप्लाई करो जल्दी। यस सर। आया यहाँ तक समझ में, 3 पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से? यस चलो 4 पॉइंट में बताओ, 4 पॉइंट कैसे गलत साबित हुआ परीक्षित? ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसी कौन सी चीज हुई जिसकी वजह से हम ये कहें साइंस के फील्ड में, जिससे डाल्टन का ये पॉइंट गलत हो गया? एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या था बेटा, किस चीज की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर? एक तो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी थी, और दूसरा आपको बताया था एक ही जैसी चीजें थी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, आइसोबार्स। बस ये बताओ कि क्या होता है आइसोबार्स, ये बताओ। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, इसका एग्जांपल बेटा क्या था बताओ? बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल एक जो याद है आर्गन एंड कैल्शियम। बेटा, आर्गन एंड कैल्शियम। कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम ना, यस सर। देखो तो इनका वो भी तो बताओ, एटॉमिक नंबर कितने कितने हैं इनके? कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक 20। नंबर, ऐसे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ना, देखो। और आर्गन के केस में क्या होगा, 18 नीचे, और मास बेटा कितना हो गया इनका, मास नंबर 14। तो बेटा ये क्या बने आपके आइसोबार्स हैं, ये these are nothing but isobars। ये देखो यहाँ लिखो, ठीक है बेटा, आइसोबार्स हो गए। मतलब अब इसमें आप ध्यान दो, कैल्शियम बेटा दूसरा एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट है, और आर्गन बेटा क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये अलग अलग एलिमेंट्स को बेटा बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है तरुण, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। फिर भी बेटा इनका मास नंबर क्या हो गया, ऊपर जो लिखा हुआ है मास नंबर बोलते हैं, या एटॉमिक मास भी बोल सकते हो शॉर्ट में आप, ठीक है। वैसे ये मास नंबर होता है, एटॉमिक मास तो अलग चीज है, एटॉमिक मास एग्जैक्टली होता है। बोलो बेटा तरुण, इनका अगर हम मास बेटा मेजर करें
और अगर इनका हम मास देखें तो दोनों का सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएगा, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहा था डाल्टन ने, क्या लिखा है देखो, दैट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है बेटा, इनके एटम्स की आपस में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती, है कि नहीं। बोलो बेटा। तरुण, तरुण आ रहा है बेटा मेरी बात समझ में, आ गया जैसे समझ में। फोर्थ पॉइंट का क्या रीजन था, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। तो इस तरीके से बेटा ये जो है हम ये पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस के ऊपर आ रहे हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस थे। तो अगर बेटा आइसोबार्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट बात बोल रहे हैं। आइसोबार्स बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स भी उनका मास क्या हो सकता है बेटा, सेम हो सकता है। और मास सेम हो सकता है तो मास की तो एक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, समझे मेरी बात। तो इस तरीके Yes, से sir. ये सारे लिमिटेशंस पढ़े हमने आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज क्या आएगी बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहली फेज था। अरे सर फोटो ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो, अभी ले लो फिर रब करूंगा इसको, बस थोड़ा सा ही और बता। हाँ बेटा, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमें क्या क्या चीजें पता चली, देखो पहले कि एटम बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं किसी एलिमेंट के। उसके बाद बेटा है एटम के अंदर क्या चीजों की डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी थी, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, एटम के अंदर जाना शुरू करेंगे, एक तरीके से अपने को पता चलता जाएगा। तो इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, इसके बाद आपको बताया था मैंने एक डिवाइस बना था दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, याद है बेटा परीक्षित। यस सर। डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह का डिवाइस होता है बताओ जरा मुझे, उसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब क्यों पड़ा था, व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। एक बेटा एक चीज और मेरे को आपको बतानी है, रुको बेटा, सुने सभी बच्चे ध्यान से। अभी जो बच्चे, ये मैं रिवीजन एक बार इसलिए करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्लियर करना था पीछे से। जिन बच्चों को बेटा अच्छे से आ गया है समझ में, जो अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, नोट्स को अच्छे से समझ रहे हैं, उनके लिए मैंने सबके लिए वैसे तो न्यूमेरिकल्स जो है असाइनमेंट फॉर्म में बेटा मैं दूंगा एक दो दिन में आपको, ठीक है। इस चैप्टर के आपने नॉर्मल क्वेश्चंस तो कर लिए मतलब, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के। अब सेकंड स्टेज वाले क्वेश्चंस मतलब कि जो एक्चुअल में एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस मैं बेटा देने वाला हूं आपको। तो जो बच्चे बेटा मयूरी, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अपने क्लियर होते जा रहे हैं, क्लास में तो हम बेटा रेगुलर करेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट की फॉर्म में मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स दूंगा, ठीक है। आप लोग कोशिश Yes, करना sir. उनको सॉल्व करने की। अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे सुनो तो नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि बेसिकली आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो देखना है कि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा बेटा कंसेप्ट वाइज बताना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जब आपको समझ में आएगा तभी आपको आगे के भी चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है पूजा। तो बेटा सबको मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से क्लियर है नोट्स उनको, तो वो लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सबके लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं, ठीक है। तो जिनसे हो जाए वो अच्छी बात है, जिनको नहीं होगा मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है मयूरी, ठीक है बेटा। आर्यन समझ रहे सभी बच्चे। Yes, sir. हाँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि सर वही सब चीजें करा रहे हैं, नहीं। मैंने क्या कहा है कि थ्योरी बेटा आपकी कंटिन्यू रखेंगे और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने बताया बीच बीच में। शुरुआत से अगर करें तो हमारा जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर फॉर्मूला निकल के आता है E=h न्यू। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बेटा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। फिर एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। फिर अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल में आए तो फिर बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पर एनर्जी के, रेडियस के, वेलोसिटी के, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद EF माइनस EI वाला डेल्टा E आयोनाइजेशन एनर्जी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये सारे बेटा न्यूमेरिकल्स के टॉपिक हैं। रिडवर्क्स कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मैं आपको एक दो दिन में, आज या कल मैं देखता हूँ ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है।
तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बेटा करना असाइनमेंट में, ठीक है। तब तक बेटा थ्योरी का रिवीजन करते रहेंगे इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर डाल्टन सेटअप की थ्योरी कंप्लीट हुई, लिमिटेशन हुई। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर एक नया डिवाइस बना था बेटा, उसका नाम रखा था, उसको बोलते थे डिस्चार्ज रेट ट्यूब। क्या था बेटा? डिस्चार्ज रेट ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर बेटा क्या क्या चीजें थी? आर्यन, इस ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज थी? याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, आ जाएगा। परीक्षित बेटा क्या क्या चीजें थी? दो चीजें कॉमन बताओ। सर एक हाई वोल्टेज लगाया था, एक हाई वोल्टेज लगाया था, और क्या चीज थी? दो और क्या चीज थी? मेटल की और दो, इलेक्ट्रोड्स यस होती हैं, सर। है ना? तो बस उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज रेट। इस तरह का अरेंजमेंट था, ऐसी एक ट्यूब सी है, ठीक है। इसमें बेटा यहाँ पर ऐसा देखो, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। वैक्यूम पंप किसके लिए होता है? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। हाँ, मतलब कि जैसे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, मतलब वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है बेटा? जैसे मान लो इस रूम को अगर मैं कहूँ मैं वैक्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? यहाँ की बेटा एयर निकाल दूंगा सारी। जब एयर सारी बाहर हो जाएगी, एयर बिल्कुल नहीं होगी, तो ये क्या बन गया? वैक्यूम बोल सकते हो। जैसे स्पेस अपना होता है, कोई मीडियम नहीं है उसके अंदर, वैसे वैक्यूम का मतलब है जिसमें से एयर को आप अलग करो। और बेटा यहाँ पर क्या था? दो इलेक्ट्रोड्स थी, ये हो गई इलेक्ट्रोड्स। इनको बेटा आपस में कैसे कनेक्ट किया था हमने? ये देखो, इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, हाई वोल्टेज बैटरी। ये इलेक्ट्रोड्स बेटा इनको क्या नाम बोलते हैं? जो नेगेटिव एंड पर कनेक्टेड है उसका क्या नाम है बेटा? पूजा? कैथोड। और ये कैथोड हो गया, ठीक है। साइन भी आपको पता है अच्छे से। कैथोड पर बेटा नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर्टिकुलर इस तरह का डिवाइस अगर हम बेटा देखें तो उसको हम एक और नाम भी बोलते हैं। तो डिस्चार्ज रेट ट्यूब तो नाम था ही था, फिर उसमें कई टाइप की वैरायटी बनी, तो इसको बेटा बोलते हैं, इस पर्टिकुलर इस तरह की डिस्चार्ज रेट ट्यूब को नाम दिया था कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम था बेटा इसका? कैथोड रे ट्यूब। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? सीआरटी। क्या बोलेंगे? बोलो। सीआरटी कहां पर बनाई थी परीक्षित? कहां पर यूज होता था इसका बहुत पहले? अभी आजकल तो नहीं होता, आप व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे। हाँ हाँ बेटा, कहां पर होता था बताओ? पुराने वाले टीवी सेट्स जो बताए थे आपको, बल्कि होते हैं, या कंप्यूटर यस सेट्स, सर। मॉनिटर्स, जिसका पीछे इतना पीछे से पार्ट लगा रहता था। कभी आपने पिक्चर ट्यूब देखी थी उसकी? हम लोग तो छोटे थे तो हमने कई बार देखी थी, जब उसको रिपेयर कराने जाते थे तो देखो कैसा होता था, मैं दिखाता हूँ। इस तरीके का पार्ट रहता था, आगे आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर अंदर देखो इस तरीके का। अगर अभी किसी ने देखा होगा इस तरीके से बहुत लंबा सा होता था। यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या करते थे वो लोग? यहाँ पर बेटा देखो बैटरी लगा देंगे, समझे मेरी बात मयूरी? इस तरह का बेटा होता है। कैथोड रे ट्यूब जो पहले के टीवी होते थे, बल्कि मॉनिटर्स बड़े बड़े, ठीक है, उनका सेटअप इस तरीके से होता था अंदर। ये मेन स्क्रीन थी बेटा, इसके पीछे ये सारा अपना क्या है? ये सीआरटी ट्यूब बोलते थे इसको, कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल ऐसी है, बस थोड़ा सा इसका डिजाइन अलग बना दिया, ठीक है। इसमें भी आप देखो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर रखा है, हाई वोल्टेज के साथ, ठीक है। और बेटा कैथोड एनोड दो टर्मिनल्स होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, बिल्कुल सेम चीज है। फिर एक चीज ये सोचने की है, बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें क्या यूज होता था? इस कैथोड रे ट्यूब का बेटा टीवी के अंदर क्या यूज था, या डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर क्या यूज होता है? किसको याद है बेटा? कौन बता सकता है क्या बताया था मैंने पहले? पूजा, कहाँ बेटा यूज करते थे? टीवी के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं, या डिस्प्ले के अंदर? कैथोड रे ट्यूब के अंदर बेसिकली होता क्या था? किस तरह की रेज निकल रही हैं? बोलो परीक्षित।
कौन सी रेज निकलती है? कैथोड रे नाम है तो कैथोड रे। कैथोड रेज निकलती थी, याद करो। कैथोड रे को बेटा थॉमसन ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स वही तो होते हैं, फास्ट मूविंग यस। इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझ लो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर तेज स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कैथोड रेज है। समझ गए सभी बच्चे? तो बेटा ये जो कैथोड रेज थी, अभी पूरा डिटेल में कल से पढ़ेंगे, तो इनको बेटा बेसिकली क्या करते हैं हम, डिस्प्ले पर जैसे पिक्चर्स होती हैं, तो पिक्चर को अगर बेटा एक्चुअल में मूवी देखते हैं हम, तो मूवी एक्चुअल में बेटा क्या होती है? पिक्चर्स ही तो होती हैं, बहुत तेज तेज मूव करती हैं। समझ रहे मेरी बात? जैसे एक्चुअल में एक पिक्चर के पीछे दूसरी पिक्चर, इस तरीके से बहुत सारी पिक्चर होती हैं, और बेटा उनको फ्रेम्स भी बोलते हैं। कभी आप देखना कि कैमरे में अपने पे लिखा रहता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। समझे मेरी बात बेटा? तो एक सेकंड के अंदर इतनी बार वो पिक्चर्स आगे बढ़ जाती है बेटा, इतनी स्पीड से चलती है कि अपने को लगता ही नहीं कि अलग अलग पिक्चर्स हैं। हमें क्या लगता है बेटा मयूरी, कि वो एक मूवी है। एक्चुअल में मूवी बेटा क्या है? वो एक पिक्चर्स का ही स्लाइड शो है। समझ रहे मेरी बात? हम स्क्रॉल करके अलग अलग देखते हैं। अगर मान लो बहुत तेज स्पीड से आपके सामने इमेजेस चलाई जाए तो वो क्या हो जाएगी? एक मूवी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अब उनके लिए बेटा उनको डिस्प्ले करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा? फास्ट तरीके से उसको जहां जहां पर जो जो इमेज होगी उसको लाइट कर देंगे और आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है बेटा? यस सर। अरे मेरी बात समझ में मयूरी आई मेरी बात सबको? अभी बहुत, हाँ थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट भी यस नहीं सर। है, लेकिन बस बेसिक आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैथोड रे ट्यूब बेटा हम पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे। अभी क्या हो गया है? अभी इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, है ना? पहले के टेलीविजन क्या होते थे बेटा? बहुत पावर कंज्यूम करते थे डिस्प्ले, तो इसलिए अब इसको यूज करना बंद कर दिया है। क्योंकि पावर, हम आजकल कहते हैं कि हमें पावर जो है एनर्जी को सेव करना है। ठीक है? तो चलो बेटा कल से शुरू करेंगे कैथोड रे का रिवीजन, और न्यूमेरिकल्स में बेटा ग्रुप में पोस्ट करूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बेटा क्या करना है, नोट्स जो है ऐप पर जाके, हाँ नोट। ओके बेटा? ईशान ठीक है? ईशांत ठीक है? विवेक, जिसके बेटा नोट्स रहेंगे जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो। ठीक है? और नोट्स मैंने आपको बता दिया, टेलिंग्स ऐप के ऊपर देख सकते हैं। सबको आ गया देखना? तब चिल। यस सर। आगे के नोट्स भी मैं उसी पे, यस सर। चलो गुड। ठीक है बेटा, तो एक बार पीछे का रिवाइज कर लेना इतना, और न्यूमेरिकल से दूंगा उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा, बाय। वो तो गया। अब बोलने लगा बच्ची बोलो। मैं व्हाट्सएप पे उन्हें कैलेंडर भेजा था। 2 मिनट रुको, वो रिकॉर्डिंग तो बंद कर। अभी कितना बज रहा है? केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश है क्या अभी? बाय।
यार कुछ समझता नहीं है तुमको।